दिल्ली के ताल करोड़ा स्टेडियम में 1977 में जब सारी पार्टियां मर्जर किया, तब इनकी जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, सूचना प्रसारण मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, कानून मंत्री थे शांति भूषण तो ये तब उसके बाद ये आपस में इस बात के लिए लेकर लड़े। उस समय के मधुलिमे जी ने एक मामला उठाया दोहरी सदस्यता वाला। दोहरी सदस्यता का मतलब था कि भारतीय जो भी जनता पार्टी में रहेगा, उस समय की जनता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चंद्रशेखर जी, जो भी जनता पार्टी में रहेगा उसको दोहरी सदस्यता नहीं, एक जगह रहे। बिल्कुल बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे 24 को। हालांकि ये बात भी सत्य है, महंगाई है, हर चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन और दूसरी बात ये भी है कि मोदी जी इतने दिन से प्रधानमंत्री बने, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा पाया, कोई फिंगर उनके ऊपर, कोई उंगली नहीं रख पाया। आज जो मुफ्त खोरी बांट रहे हैं, जो रेवड़ी बांट रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो जब राजस्व ही खाली हो जाएगा, इस किसी स्टेट के पास राजस्व ही नहीं रहेगा। लंका में क्या हुआ था? लंका कह रहा है कि 50 सीटें आएंगी बीजेपी की, उखाड़ देंगे पूरे विपक्ष को मिला के 2024 में उखाड़ देंगे। नीतीश कुमार, लग रहा है क्या कि नीतीश कुमार कुछ कमाल कर पाएंगे 24 में? पहली बात तो मैं आपको साफ बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का मैं नहीं हूं, लेकिन नीतीश कुमार जो ये बातें कर रहा है, ये काल्पनिक बातें कर रहा है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के इतने संगठन हैं, जिन संगठनों की हर सप्ताह में मीटिंग होती है। एक सबसे बड़ा उनका संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके बाद उनका संगठन है विद्यार्थी परिषद, उसके बाद उनका संगठन है हिंदू महासभा, उसके बाद उनका संगठन है विश्व हिंदू परिषद, और जो गांव में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूलें बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी का आज की परिवेश में संगठन के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है, और कहना ना होगा जो आज से 30 साल पहले एशिया में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को कहते थे, आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है कि जो नीतीश कुमार कह रहा है ये सिर्फ कल्पना लोक की बातें कर रहा है। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि ये जितने क्षेत्रीय नेता हैं, ये जब तक एक मतैन होके, जिस तरह कभी कांग्रेस वर्सेस गैर कांग्रेसी पार्टियां एक होके कांग्रेस के इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, तब कहीं उनको सफलता मिलती, और अंतिम सफलता, सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब जनसंघ पार्टी तब की, सोशलिस्ट पार्टी तब की, क्रांति दल चौधरी चरण सिंह तब का, सारे दल बहुगुणा जी की पार्टी, जब इन लोगों ने इसी दिल्ली के ताल करोड़ा स्टेडियम में 1977 में जब सारी पार्टियां मर्जर किया, तब इनकी जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, सूचना प्रसारण मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, कानून मंत्री थे शांति भूषण तो ये तब उसके बाद ये आपस में इस बात के लिए लेकर लड़े। उस समय के मधुलिमे जी ने एक मामला उठाया दोहरी सदस्यता वाला। दोहरी सदस्यता का मतलब था कि भारतीय जो भी जनता पार्टी में रहेगा, उस समय की जनता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चंद्रशेखर जी, जो भी जनता पार्टी में रहेगा उसको दोहरी सदस्यता नहीं, एक जगह रहेगा। तब आरएसएस के लोगों ने, पुरानी जनसंघ पार्टी के लोगों ने कहा कि जब हमको आप छूते इस तरह कह रहे हो, तो वो जनता पार्टी के मोरारजी देसाई से भी अलग होना चाहते थे। चरण सिंह ने भी हाथ खींचा, मिड टर्म पोल हुआ 1980 में, इंदिरा जी पब्लिक के बीच में गई कि देखिए आपने एक दूसरे के ठीक विपरीत बेमेल विचारधारा के गठबंधन को सत्ता सौंपी 5 साल के लिए, और ये 3 साल में ही लड़ गए। तो इंदिरा जी पुनः सत्ता में आई, और भारतीय जनता पार्टी 1980 में जनसंघ के लोगों ने बनाया कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई, और इतिहास ने, इस देश ने ऐसी करवट बदली है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी भारतीय जनता। लेकिन सवाल ये है चाचा कि अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए, कांग्रेस भी आ जाए, अगर कांग्रेस भी आ जाए, एक नेता चुन लिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि मोदी को हरा पाना संभव है? देखिए, हरा पाना
संभव है कि नहीं है, लेकिन पब्लिक के दिलो दिमाग में ये तो आ जाएगा कि विकल्प के रूप में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये बाकायदे सीधे टक्कर दे रहा है। लड़ाई अच्छी हो सकती है, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हारेंगे हैं या जीत हारेंगे, लेकिन ये है कि लड़ाई अच्छी होगी। अगर शरद पवार सोचेगा हम प्रधानमंत्री बने, अखिलेश यादव सोचेगा हम प्रधानमंत्री बने, है ना, और आंध्र प्रदेश के लोग बोलेंगे हम प्रधानमंत्री बने, केजरीवाल कहे हम प्रधानमंत्री बने, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नरेंद्र मोदी जी का विकल्प बन पाएगा। ऐसा संभव है क्या कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने की इच्छा ना रखते हो, नीतीश ना रखते हो, केसीआर ना रखते हो, ममता बनर्जी ना रखती हो? जो राजनीति करता है उसकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल होती है। आज अगर किसी को विधायक बना दो तो वो सोचेगा मैं सांसद बनूं, सांसद बना दो तो वो सोचता मैं मुख्यमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री बना दो तो वो सोचता कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। ये जो राजनीति है ये इतनी इच्छा शक्ति उसकी प्रबल होती है, वो अपने आप को, अपनी परछाई को, अपने चेहरे को नहीं जान पाता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी, जिनको पूरा देश जानता हो, अगर पूरे देश को जानने की बात कर सकते हो तब तो ये बात सही है। जैसे दिन है तो दिन को हमको दिन कहेंगे। फिर नरेंद्र मोदी जी के विकल्प में फिर एक ही व्यक्ति है, वो है राहुल गांधी, जिसको लोग पूरा देश जानता है। हारे या जीते अलग बात है, लेकिन उसको फिर ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई कांग्रेस पार्टी ने दिया तो राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे टक्कर, कैसे बताइए? भाई टक्कर ये दे पाएंगे, लेकिन उनके कुछ प्रदेशों में उनके संगठन बहुत अच्छे हैं, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहाँ पर है, गुजरात में भी है, कर्नाटक, वहाँ पर ये हालत है कि कांग्रेस पार्टी को वहाँ के जो अन्य पार्टी के लोग, अन्य जातियों के लोग हैं जो भाजपा को ब्लॉक करना चाहते हैं, वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, यानी उन देंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी के 38% वोट हैं। 77 के पहले कांग्रेस पार्टी के 32% वोट रहते थे। तब सारे लोग कहते थे कि कांग्रेस के खिलाफ हम एक होंगे तब कांग्रेस को हरा पाएंगे। आज तो इनके 38% वोट हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कहीं नहीं गए। लेकिन अगर ये सब एक हो पाए, संभव नहीं है। मतलब 24 का खुला खेल है, मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे 24 को। हालांकि ये बात भी सत्य है, महंगाई है, हर चीज़ है, सब कुछ है, लेकिन और दूसरी बात ये भी है कि मोदी जी इतने दिन से प्रधानमंत्री बने, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं लगा पाया, कोई फिंगर उनके ऊपर, कोई उंगली नहीं रख पाया, ये बात भी है। और एक बात ये भी सत्य है कि आज अगर भाजपा का कोई विरोध सही ढंग तो लगे हैं, चौकीदार चोर है बोल के राफेल में बोला गया कि राफेल में घोटाला हुआ, आरोप तो लगे हैं। नहीं, वो जो उस जमाने हुए अलग बात है। हाँ, सिद्ध नहीं हुए, लेकिन आप अगर पीछे लौट के चलें तो जो यूपीए की सरकार में भ्रष्टाचार हुए, वो भ्रष्टाचार तो इस सरकार में नहीं हुए, है ना। महंगाई तो बहुत बड़ी, और लोग कहते हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं महंगाई तो विश्व स्तर पे है। हम विश्व स्तर को हम तो अपने देश में कंट्रोल करें ना, अपने देश में अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो महंगाई ऐसी। दूसरी बात, आज जो सबसे बड़ी बहस चल पड़ी है, वो चल पड़ी है, माननीय न्यायालय ने भी उस मामले को लिया है कि आज जो मुफ्त खोरी बांट रहे हैं, जो रेवड़ी बांट रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो जब राजस्व ही खाली हो जाएगा, इस किसी स्टेट के पास राजस्व ही नहीं रहेगा। लंका में क्या हुआ था, लंका वालों ने यही सोचा था ना कि हम इसमें भी टैक्स न लेंगे, इसमें भी। तो मुफ्त खोरी की राजनीति, हाँ, जो वाकई में गरीब है, जो अंतिम पायदान पे खड़ा हो, उसको अगर गरीबी के रेखा का कार्ड उसको अगर राशन मिल रहा है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आज की ये स्थिति ये है कि जो असली केजरीवाल का जो है वो गुजरात में गए तो मुफ्त की रेवड़ी दे दिया, दिल्ली में दे दिया, पंजाब में दे दिया, हिमाचल में जाके दे रहे हैं। हाँ, इसको पूरा काम नहीं आएगा, इनका है काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, ये अनुचित है। ये इसको पूरा देश गंभीरता से ले रहा है कि इसमें आपका राजस्व कहाँ से लाओगे? फिर आप क्या राजस्व गली गली में दारू की दुकानें खुलाने से ले आओगे? आप बताइए। आप आज दिल्ली में मैं देख रहा हूँ कि गली गली में शराब की दुकानें खुल रही हैं, गली गली में बियर बार, जो कभी हम लोग के बचपन में महाराष्ट्र में हुआ करता था, आज वो दिल्ली में हो रहा है। जो बम्बई में होता था वो दिल्ली में हो रहा है।